मूवी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं जहां कुछ लोग सफर के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हीं के बीच एक अजीब और थोड़ी अलग थलग रहने वाली महिला भी मौजूद होती है। बाकी लोग उसे देखकर प्रभावित नहीं होते और आपस में ड्रिंक करते हुए मस्ती करने लगते हैं, जबकि महिला चुपचाप अपना लैपटॉप खोलकर काम में लग जाती है। लेकिन तभी एक आदमी माहौल को और मजेदार बनाने के लिए उस महिला की पुरानी सर्वाइवल शो ऑडिशन वीडियो चला देता है। वीडियो में वह जंगल में जिंदा रहने के तरीके सिखा रही होती है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब महिला की नजर उन लोगों पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि सब उसी पर हंस रहे हैं। वह अपमानित महसूस करती है और गुस्से में अपने जरूरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स तक डिलीट कर देती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक प्लेन एक भयानक स्टॉर्म में फंस जाता है। जोरदार झटकों की वजह से जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती वे केबिन में इधर उधर उछलने लगते हैं। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन हवा में टूटना शुरू कर देता है। कैबिन प्रेशर खत्म होते ही एक आदमी सीधे बाहर की तरफ खींचने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह उसी महिला को पकड़ लेता है। महिला उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी खुद को बचाने के लिए उसे ही प्लेन से बाहर धकेलने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी उसकी टांग पकड़ लेता है ताकि वह बाहर न उड़ जाए। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। जब वह आदमी महिला का गला दबाने लगता है तो महिला मजबूरी में अपने हाथ में मौजूद कांटा उसकी हथेली में घोंप देती है। जैसे ही उसकी पकड़ छूटती है, दोनों आदमी प्लेन के टूटे हिस्से से बाहर हवा में उड़ जाते हैं। महिला डर के साथ देखती है कि उनमें से एक रस्सी में फंस जाता है और उसका चेहरा बार बार प्लेन की खिड़की से टकरा रहा होता है। ये खौफनाक दृश्य देखकर महिला खिड़की का पर्दा बंद कर देती है। उसी दौरान प्लेन सीधे समुद्र में जा गिरता है। कुछ ही पलों में प्लेन पानी में डूबने लगता है। महिला हिम्मत दिखाते हुए अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरते हुए एक एयर होस्टेस की लाश के पास से निकलकर प्लेन के टूटे हिस्से से बाहर आ जाती है। चारों तरफ तूफानी लहरें और खराब मौसम होता है। तभी उसे दूर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर उस आइलैंड की तरफ तैरना शुरू कर देती है। कई घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उसी सुनसान आइलैंड के किनारे पाती है। वह आसपास का जायजा लेने लगती है। तभी उसे वहां एक और जिंदा बचा हुआ इंसान दिखाई देता है और हैरानी की बात यह होती है कि यह वही अमीर और घमंडी आदमी होता है जो प्लेन में उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि उसकी टांग बुरी तरह घायल होती है और वह बेहोश पड़ा होता है। महिला अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत काम पर लग जाती है। वह लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी झोपड़ी बनाती है ताकि उसे धूप से बचाया जा सके। इसके बाद वह बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाती है और उसमें नारियल के खोल रख देती है। जब आदमी को होश आता है तो महिला उसे बताती है कि शायद इस प्लेन क्रैश में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं बचा। फिर वह 2 लकड़ियों की मदद से आग जलाती है और शिकार की हुई एक मछली पकाती है। कुछ देर बाद वह वही पकी हुई मछली लेकर उस आदमी के पास पहुंचती है। पकी हुई मछली देखकर भी ब्रैडली का घमंड कम नहीं हुआ था। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे मानो किसी सुनसान आइलैंड पर नहीं बल्कि किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा हो। दूसरी तरफ लिंडा समुद्र किनारे बैठी पहली बार अपने आप को सुकून में महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद जिंदगी में पहली बार वह ऐसी जगह है जहां वह सच में फिट बैठती है। लेकिन ब्रैडली के लिए यह आइलैंड किसी सजा से कम नहीं था। छोटी सी झोपड़ी, साधारण खाना और हर तरफ फैला जंगल उसकी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल उल्टा था। उसे बस इस बात का इंतजार था कि कोई रेस्क्यू टीम आए और उसे वापस उसकी आरामदायक दुनिया में ले जाए। अब कहानी थोड़ा पीछे चलती है। कुछ समय पहले लिंडा प्रेस्टन कॉर्पोरेशन में काम करती थी। वह बेहद मेहनती और ईमानदार कर्मचारी थी जिसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत उसे कंपनी में बड़ी पोजीशन दिलाएगी। लेकिन उसका बॉस डोनोवन उसकी मेहनत का फायदा उठाता था। लिंडा की बनाई रिपोर्ट्स और आइडियाज को वह अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद ले जाता था। ऑफिस के बाकी लोग भी लिंडा को अलग समझते थे। कोई उसके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता था और न ही उसे किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में बुलाया जाता था। फिर भी लिंडा हार नहीं मानती थी क्योंकि कंपनी के पुराने फाउंडर को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। लिंडा को यकीन था कि फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन जब कंपनी संभालेगा तब उसे उसका असली हक जरूर मिलेगा। वह यही उम्मीद अपने पालतू तोते कराटे से भी शेयर करती रहती थी। लेकिन जब ब्रैडली ने कंपनी की कमान संभाली तो उसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लिंडा को देने के बजाय अपने दोस्त डोनोवन को दे दी। यह खबर सुनकर लिंडा का दिल टूट गया। वह जवाब मांगने सीधे ब्रैडली के पास पहुंची। ब्रैडली ने साफ कह दिया कि लिंडा मेहनती जरूर है,
लेकिन लीडरशिप के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, पर्सनैलिटी भी चाहिए होती है। उसने ताना मारते हुए कहा कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ काम नहीं, खुद को बेचने की कला भी आनी चाहिए। इसके बावजूद ब्रैडली उसे एक आखिरी मौका देता है। वह उसे एक बड़ी बिजनेस ट्रिप पर साथ ले जाने का फैसला करता है, जहां करोड़ों की डील होने वाली थी। सच तो यह था कि डील को सफल बनाने के लिए ब्रैडली और डोनोवन दोनों को लिंडा के दिमाग की जरूरत थी। मीटिंग के दौरान ब्रैडली की मंगेतर जूली वहां पहुंच जाती है। ब्रैडली तुरंत मीटिंग रोक देता है और जाते जाते लिंडा की एक बार फिर बेइज्जती कर देता है। वह कहता है कि उसके कैबिन से अजीब बदबू आती है क्योंकि वह वहीं बैठकर लंच करती है। ये बात लिंडा को अंदर तक तोड़ देती है। वह पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रो पड़ती है और यहीं से कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में लौटती है। आइलैंड पर ब्रैडली बेचैन था, उसे हर हाल में वापस शहर लौटना था, लेकिन लिंडा को यहाँ की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा पसंद आने लगी थी। ब्रैडली हैरान होकर पूछता है कि उसने अब तक रेस्क्यू सिग्नल क्यों नहीं बनाया। इस पर लिंडा उसे करारा जवाब देती है कि वह उनके लिए खाना, पानी, आग और रहने की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। बातों बातों में माहौल गर्म हो जाता है। ब्रैडली गुस्से में याद दिलाता है कि वह अब भी उसका बॉस है और उसे उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन लिंडा अब पहले वाली लिंडा नहीं थी। वह उसका घमंड और हुक्म चलाने वाला रवैया बर्दाश्त नहीं करती। अपना सामान उठाती है और ब्रैडली को अकेला छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाती है। जैसे जैसे रात गहराने लगती है और जंगल की डरावनी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं, ब्रैडली को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस आइलैंड पर न पैसा काम आता है, न पद और न ही बॉस होने का रुतबा। यहाँ सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स की कीमत है। अगली सुबह लिंडा हाथ में भाला और पानी लेकर कैंप लौटती है। अब वह ब्रैडली को साफ बता देती है कि यह कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बल्कि एक सुनसान आइलैंड है। यहाँ ना पैसा काम आएगा, न स्टेटस, यहाँ सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स मायने रखती हैं। लिंडा बताती है कि खाने का इंतजाम करना जरूरी है क्योंकि किसी को नहीं पता कि रेस्क्यू आने में कितना समय लगेगा। इसी वजह से वह जंगल में एक वाइल्ड बियर का शिकार करने निकल पड़ती है। घनी झाड़ियों के बीच काफी तलाश के बाद उसे आखिरकार एक जंगली सुअर मिल जाता है। लिंडा चालाकी से उसे एक जाल में फंसाती है और सही मौके पर हमला कर देती है, लेकिन शिकार इतना आसान नहीं था। घायल सुअर बार बार पलटकर हमला करता है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर लिंडा लगातार मुकाबला करती है और आखिरकार अपने भाले से उसे मार गिराती है। कुछ देर बाद वह खून से लथपथ लेकिन कामयाब होकर शिकार के साथ कैंप वापस लौटती है। उस रात आग के सामने बैठकर दोनों शिकार का मांस पकाते हैं। पहली बार उनके बीच की कड़वाहट थोड़ी कम होती है और माहौल पहले से ज्यादा सहज नजर आने लगता है। अगले दिन आइलैंड की तलाश करते हुए लिंडा को एक खूबसूरत वाटरफॉल मिलता है। कई दिनों की थकान और धूल मिटाने के लिए वह वहां नहाने लगती है। तभी उसकी नजर दूर समंदर में गुजरती हुई एक बोट पर पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिंडा मदद के लिए कोई आवाज नहीं लगाती। दरअसल धीरे धीरे उसे इस आइलैंड की जिंदगी पसंद आने लगी थी। यहाँ न ऑफिस की राजनीति थी, न लोगों के ताने और न ही किसी को खुश करने का दबाव। वह इस बात को ब्रैडली से छुपा लेती है। दूसरी तरफ ब्रैडली बेहद परेशान था। 2 हफ्ते बीत चुके थे और उसे लगने लगा था कि लिंडा जानबूझकर रेस्क्यू की कोशिश नहीं कर रही। उसके अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि ब्रैडली गुस्से में कैंप छोड़कर अकेले रहने का फैसला कर लेता है। जाते जाते लिंडा भी उसे करारा जवाब देती है। वह कहती है कि उसकी पहचान सिर्फ एक अमीर बाप के बेटे की है जिसने सब कुछ विरासत में पाया है। गुस्से से भरा ब्रैडली चिल्लाकर कहता है, "You're fired!" लेकिन इस बार लिंडा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। अकेले पड़ते ही ब्रैडली को एहसास होने लगता है कि असली दुनिया और सर्वाइवल की दुनिया में कितना फर्क है। वह न ठीक से पानी जुटा पाता है, न रहने की जगह बना पाता है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि उसे भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लिंडा पूरी समझदारी के साथ आइलैंड पर अपना जीवन संभाल रही होती है। कुछ दिनों की परेशानी के बाद आखिरकार ब्रैडली हार मान लेता है और लिंडा के पास लौटकर माफी मांगता है। काफी देर तक अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा होने के बाद वह उससे मदद मांगता है। लिंडा उसे दूसरा मौका देती है और वापस कैंप में रहने की इजाजत दे देती है। समय बीतने के साथ दोनों के रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं। एक दिन लिंडा उसे आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर लेकर जाती है जहां से पूरा समंदर दिखाई देता है। रास्ते में वह उसे जहरीले और सुरक्षित फलों की पहचान करना भी सिखाती है। वापसी के दौरान लिंडा का पैर फिसल जाता है, लेकिन ब्रैडली समय रहते उसे बचा लेता है। कैंप लौटने के बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और पहली बार अपने जीवन की निजी बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। लेकिन अगले ही दिन एक भयंकर तूफान उनका पूरा कैंप तबाह कर देता है।
जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं और मुश्किल हालात का सामना साथ मिलकर करते हैं। तूफान के बाद वे एक नई जगह पर पहले से ज्यादा मजबूत कैंप बनाते हैं। अब ऐसा लगने लगता है कि दोनों के बीच भरोसा बनने लगा है। एक शाम ब्रैडली लिंडा का शुक्रिया अदा करता है। वह मानता है कि अगर लिंडा ना होती तो वह जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन यह दोस्ती ज्यादा देर नहीं टिकती। रात के खाने में ब्रैडली चुपके से जहर मिला देता है। उसका इरादा सारा सामान लेकर अकेले आइलैंड से भागने का होता है। वह अपनी बनाई हुई लकड़ी की नाव लेकर निकल पड़ता है, लेकिन समंदर की ताकत के सामने उसकी सारी तैयारी बेकार साबित होती है। कुछ ही देर में उसकी नाव टूट जाती है और वह डूबने लगता है। और विडंबना देखिए, जिस इंसान को उसने धोखा दिया था, आखिर उसी लिंडा ने एक बार फिर उसकी जान बचाई। जहर का असर होने के बावजूद लिंडा ब्रैडली को मरने के लिए नहीं छोड़ती। वह उसे समंदर से बाहर निकालती है और CPR देकर उसकी जान बचा लेती है। हैरानी की बात यह थी कि लिंडा उस पर गुस्सा भी नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि ब्रैडली अपनी साजिश में भी नाकाम साबित हुआ था। वह जहर तक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लिंडा उसे उसकी हरकत का एहसास नहीं कराएगी। कुछ समय बाद वह एक पकड़े हुए ऑक्टोपस के जहरीले टॉक्सिन की मदद से ब्रैडली को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर देती है। अब वह सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकता था। इसी दौरान लिंडा हाथ में एक तेज चाकू लेकर उसके सामने आती है। ब्रैडली के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत तय है, लेकिन आखिरी पल में लिंडा चाकू का इस्तेमाल उसके ऊपर नहीं बल्कि पास मौजूद एक चूहे पर करती है। हालांकि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ब्रैडली के दिमाग में यह बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि इस आइलैंड पर असली कंट्रोल किसके हाथ में है। उस दिन के बाद ब्रैडली पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ आ चुका था कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे लिंडा की बात माननी ही पड़ेगी। समय गुजरता है। एक दिन लिंडा जंगल में फल इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसकी नजर दूर समंदर में आती एक छोटी बोट पर पड़ती है। जैसे जैसे नाव करीब आती है, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि उस नाव में कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर झूरी मौजूद थी। प्लेन हादसे के बाद जहां बाकी लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, वहीं झूरी अब भी ब्रैडली की तलाश में लगी हुई थी। कुछ देर बाद लिंडा उनकी मुलाकात करवाती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि इस खोज अभियान में सिर्फ झूरी और उसका बोटमैन शामिल हैं। उनके पीछे कोई बड़ी रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली। यहीं से लिंडा के मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह दोनों को आइलैंड के उस हिस्से में ले जाती है जहां एक संकरी पगडंडी गहरी खाई के किनारे से गुजरती है। झूरी सबसे आगे चल रही होती है। अचानक उसका पैर एक कमजोर चट्टान पर पड़ता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में वह गहरी खाई की तरफ गिरने लगती है। उसे बचाने के लिए बोटमैन भी आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार लिंडा कोई मदद नहीं करती। वह सिर्फ खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है और देखते ही देखते दोनों उसकी आंखों के सामने खाई में गायब हो जाते हैं। झूरी और बोटमैन की मौत के बाद लिंडा बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन रहने लगता है। ब्रैडली महसूस करता है कि कुछ न कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। इसी बीच लिंडा पहले जैसी एक्टिव भी नहीं रहती और कई काम ब्रैडली को अकेले करने पड़ते हैं। एक दिन शिकार की तलाश में घूमते हुए ब्रैडली की नजर समुद्र किनारे रेत में दबी एक लाश पर पड़ती है। जब वह उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह झूरी की लाश थी। अब सारी बातें उसके दिमाग में जुड़ने लगती हैं। गुस्से से भरा ब्रैडली कैंप लौटता है और लिंडा पर सवालों की बौछार कर देता है। लिंडा पहले इसे हादसा बताकर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ब्रैडली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे याद आता है कि लिंडा के अतीत में भी एक रहस्यमयी मौत की कहानी जुड़ी हुई थी। सच्चाई सामने आते ही दोनों के बीच खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के बीच दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कभी लिंडा हमला करती है तो कभी ब्रैडली पलटवार करता है। काफी देर की इस हिंसक भिड़ंत के बाद घायल ब्रैडली जान बचाकर भाग निकलता है। भागते भागते वह आइलैंड के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां जाने से लिंडा हमेशा मना करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां कोई खतरनाक इलाका नहीं बल्कि एक शानदार लग्जरी विला मौजूद था। अंदर महंगा खाना, आरामदायक सुविधाएं और हर वो चीज थी जो उन्हें महीनों पहले बचा सकती थी। तभी लाउड स्पीकर पर लिंडा की आवाज गूंजती है। वह कबूल करती है कि उसे इस विला के बारे में काफी पहले से पता था। वह चाहती तो दोनों बहुत पहले यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस आइलैंड पर उसे पहली बार वह ताकत और कंट्रोल मिला था जो उसे शहर की जिंदगी में कभी नहीं मिला। यही वजह थी कि उसने झूरी और बोटमैन को भी वापस जाने नहीं दिया। कुछ ही पलों बाद लिंडा हाथ में शॉटगन लेकर सामने आ जाती है। डरा हुआ ब्रैडली उसे मनाने की कोशिश करता है। वह प्यार और साथ रहने की बातें करने लगता है,
कुछ सेकंड के लिए लिंडा भावुक भी पड़ जाती है, लेकिन ब्रैडली मौका देखकर बंदूक छीन लेता है और ट्रिगर दबा देता है। क्लिक, बंदूक खाली थी। अगले ही पल लिंडा पास रखा भारी गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली पर टूट पड़ती है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। कट टू 1 साल बाद। अब लिंडा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी होती है। उसे प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर माना जाता है। उसकी लिखी सर्वाइवल बुक बेस्ट सेलर बन चुकी है और उस पर हॉलीवुड फिल्म भी बनने वाली है। आखिरी सीन में लिंडा अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार में बैठी दिखाई देती है। उसके साथ उसका पालतू तोता कराटे भी मौजूद होता है। लिंडा कैमरे की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरती है जो बता देती है कि इस कहानी का सबसे खतरनाक इंसान आखिर कौन था। यहीं पर यह डार्क, ट्विस्टेड और माइंड ब्लोइंग कहानी खत्म हो जाती है।